नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एआई एजुकेशन बॉट पर स्वागत है। हमारे सामने है भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी घटनाओं और तारीखों की एक बहुत लंबी लिस्ट। और आज हमारा मिशन है इन सब डॉट्स को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाना। ये चर्चा खास तौर पर उन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हम कोशिश करेंगे कि इस एक चर्चा में 1857 से लेकर 1950 तक की हर एक महत्वपूर्ण घटना, कानून और आंदोलन पर संक्षेप में नजर डालें। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि कोई भी जरूरी जानकारी या तारीख छूट न जाए और सब कुछ बिल्कुल सटीक हो। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हुआ। मतलब कैसे एक घटना ने दूसरी घटना की जमीन तैयार की। ये सिर्फ तारीखों का सिलसिला नहीं बल्कि भारत के बनने की कहानी है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं 1857 से, वो साल जिसने सब कुछ बदल दिया। 1857 में एक बड़ा अजीब सा संगम देखने को मिलता है। एक तरफ 10 मई को मेरठ से आजादी की पहली बड़ी लड़ाई शुरू होती है, तो वहीं दूसरी तरफ बंबई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालयों की नींव रखी जा रही थी। हाँ, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट है। मतलब एक तरफ तलवारें उठ रही थी तो दूसरी तरफ किताबें खुल रही थी। बिल्कुल। और उस लड़ाई का नतीजा, उसका नतीजा सीधे तौर पर 1858 में दिखा जब महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया। ये सिर्फ एक कागज नहीं था, ये सत्ता का पूरा ट्रांसफर था। अच्छा। भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के कब्जे में आ गया। ये 1857 का सीधा नतीजा था। इसके बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए प्रशासन और कानून में तेजी से बदलाव किए होंगे। बिल्कुल। 1859 से 61 के बीच बंगाल में नील विद्रोह हुआ, तो वहीं इंडियन काउंसिल एक्ट और हाई कोर्ट एक्ट भी लागू हुए। और इसी दौरान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की भी स्थापना हुई थी। सही बात है। और 1862 में भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड आईपीसी लागू की गई, जो आज भी हमारे कानून का आधार है। प्रशासनिक बदलाव भी जारी रहे। लॉर्ड एल्गिन वायसरॉय बने, जिनके 1863 में मृत्यु हो गई, और फिर 1864 से 69 तक सर जॉन लॉरेंस आए, जिन्होंने यूरोप के साथ टेलीग्राफ सेवा शुरू की। मतलब तकनीक के जरिए भारत को कंट्रोल करना आसान हो रहा था। बिल्कुल। इसी सिलसिले में 1870 में लॉर्ड मेयो ने प्रांतीय बंदोबस्त शुरू किया और लाल सागर के जरिए टेलीग्राफ व्यवस्था भी चालू हो गई। लेकिन जमीनी स्तर पर गुस्सा तो अभी भी था। हाँ बिल्कुल था। 1872 में पंजाब में कूका विद्रोह इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और 1875 का साल, ये तो सामाजिक और वैचारिक मंथन का साल लगता है। हाँ, कह सकते हैं। एक तरफ न्यूयॉर्क में मैडम ब्लावत्स्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की, तो दूसरी तरफ भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। तो ये आंदोलन भारतीय समाज को अंदर से जगाने का काम कर रहे थे। सही बात है। तो एक तरफ सामाजिक सुधार चल रहे थे और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार औद्योगिक और शैक्षिक सुधारों का दिखावा कर रही थी। 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट आया और शिक्षा पर हंटर कमीशन की रिपोर्ट भी पेश की गई। लेकिन 1883 में इल्बर्ट बिल विवाद ने अंग्रेजों का असली चेहरा दिखा दिया। ठीक है। ये क्या था इल्बर्ट बिल? ये समझना बहुत जरूरी है। इल्बर्ट बिल एक छोटा सा प्रस्ताव था कि भारतीय जज भी यूरोपीय लोगों के मुकदमे सुन सकते हैं, बस इतना सा। अच्छा। लेकिन भारत में रह रहे अंग्रेजों ने इसका इतना जबरदस्त विरोध किया कि सरकार को बिल वापस लेना पड़ा। इस एक घटना ने पढ़े लिखे भारतीयों को यह एहसास दिलाया कि बराबरी की बात करना एक ढोंग है। और शायद इसी एहसास और निराशा से एक संगठित आवाज की जरूरत महसूस हुई। और फिर 1885 में 28 दिसंबर को बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। बिल्कुल। ये भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ था। मतलब अब लड़ाई बिखरी हुई नहीं बल्कि एक मंच से लड़ी जानी थी। हाँ, हालांकि ब्रिटिश विस्तारवाद अभी भी जारी था। 1886 में अपर बर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और इसी बीच देव समाज जैसे सामाजिक संगठन भी बन रहे थे। फिर 1888 में लॉर्ड लैंसडाउन नए वाइसराय बने और भारत की आध्यात्मिक शक्ति को दुनिया के सामने रखने का काम 1896 में स्वामी विवेकानंद ने किया, जब उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। सही। और अब हम 20वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं, जहां घटनाओं की रफ्तार बहुत तेज होने वाली है। 1905 ये एक तूफानी साल था। बहुत। गोपाल कृष्ण गोखले ने द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई,
लेकिन सबसे बड़ी घटना थी बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कर्जन ने किया था। हाँ, लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा का बहाना बनाकर बंगाल को हिंदू और मुस्लिम बहुल इलाकों में बांट दिया। ये बांटो और राज करो की नीति का सबसे बड़ा उदाहरण था। और इस विभाजन ने पूरे देश में, खासकर बंगाल में, एक चिंगारी लगा दी। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। तो क्या हम कह सकते हैं कि कांग्रेस का जो नरमपंथी तरीका था, ये उसका अंत था? काफी हद तक बंगाल विभाजन के बाद ही कांग्रेस के अंदर गरम दल मजबूत हुआ। इसी माहौल में 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जिसे अंग्रेजों का समर्थन हासिल था। बिल्कुल। और इसका असर 1907 के सूरत अधिवेशन में देखा, जब कांग्रेस नरम दल और गरम दल में साफ साफ बट गई। और इसी साल लाला लाजपत राय को मांडले जेल भेज दिया गया। हाँ, देश निकाला दे दिया गया। यानी अब आंदोलन के 3 रास्ते दिख रहे थे, नरम दल, गरम दल और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। सही। 1908 में महज 18 साल के खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। और अंग्रेजों ने अपनी बांटो और राज करो की नीति को कानूनी जामा पहनाया 1909 के मिंटो मॉर्ले सुधारों से। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसी कानून के जरिए पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की शुरुआत की गई। अच्छा। ये एक ऐसा बेच था जिसने आगे चलकर भारत के विभाजन की जमीन तैयार की। 1911 में ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी ताकत का एक बड़ा प्रदर्शन किया। दिल्ली में शाही दरबार लगा। हाँ, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, लेकिन सबसे बड़ा फैसला था भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाना। पर क्रांतिकारियों के हौसले अभी भी बुलंद थे। 1912 में जब वायसराय लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, तो उन पर बम फेंका गया। बिल्कुल, और भारत के बाहर भी आजादी की लड़ाई चल रही थी। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन हुआ। और 1914 में कामागाटा मारू जहाज की घटना। हाँ, उस घटना ने विदेशों में भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव को उजागर किया। इसी साल बाल गंगाधर तिलक जेल से रिहा हुए और पहला विश्व युद्ध भी शुरू हो गया। और फिर 1915 में भारतीय राजनीति के मंच पर एक ऐसे व्यक्ति की वापसी हुई जिसने आजादी की लड़ाई का पूरा नक्शा ही बदल दिया। मोहनदास करमचंद गांधी। हाँ, और इसी साल उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले का निधन भी हुआ। गांधी जी के आने के बाद भी पुराने तरीके चल रहे थे। 1916 में तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने अपनी अपनी होम रूल लीग बनाई, जिनका मकसद था स्वशासन हासिल करना। बिल्कुल। इसी साल पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, लेकिन गांधी जी अपने तरीके से जमीन तैयार कर रहे थे। और उसकी पहली बड़ी परीक्षा हुई 1917 में चंपारण सत्याग्रह के रूप में। भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह। और ये पूरी तरह सफल रहा। इसने सत्याग्रह को एक शक्तिशाली हथियार के रूप में स्थापित कर दिया। सही बात है। इसी बीच सरकार ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की घोषणा की, लेकिन दूसरी तरफ सरकार दमन का रास्ता भी तैयार कर रही थी। 1918 में पहली अखिल भारतीय दलित वर्ग सभा हुई और रॉलेट समिति ने अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें सरकार को असीमित अधिकार देने की सिफारिश की गई थी। और 1919 में इसी रिपोर्ट के आधार पर रॉलेट एक्ट पारित हुआ। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का काला कानून। बिल्कुल। इसके खिलाफ पूरे देश में विरोध हुआ और इसी विरोध के दौरान 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ये एक ऐसी घटना थी जिसने ब्रिटिश शासन पर भारतीयों के रहे सहे भरोसे को भी चकनाचूर कर दिया। ये सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, ये ब्रिटिश राज के नैतिक दावों पर आखिरी कील थी। इस एक घटना के बाद गांधी जी समेत तमाम नेताओं को ये समझ आ गया कि अब सिर्फ सुधारों से काम नहीं चलेगा। और इसी गुस्से और निराशा से 1920 में असहयोग आंदोलन का जन्म हुआ। हाँ, और इसी साल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए, जिनका जबरदस्त विरोध हुआ और केरल में मोपला विद्रोह भी हुआ। आंदोलन अपने चरम पर था। लेकिन 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई, जहां भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी। हाँ, और इस हिंसा से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस फैसले से कांग्रेस के कई नेता काफी निराश हुए थे। बहुत निराश हुए, जैसे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। उन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। उनका मकसद था कि विधान परिषदों में घुसकर सरकार के काम में बाधा डाली जाए। बिल्कुल। और राजनीति में अब वामपंथी विचारधारा भी अपनी जगह बना रही थी। 1924 में कानपुर में भारत की साम्यवादी पार्टी का पहला अधिवेशन हुआ। 1925 में देशबंधु चित्तरंजन दास का निधन हो गया। हाँ, और इसी साल काकोरी में क्रांतिकारियों ने एक ट्रेन को लूट लिया,
जिसे काकोरी षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। फिर आया साइमन का मिशन 1927 में। हाँ, अंग्रेजों ने भारतीय शासन व्यवस्था की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन बनाया, लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये तो सीधा सीधा अपमान था। बिल्कुल। इसीलिए जब कमीशन 1928 में भारत आया तो हर जगह साइमन गो बैक के नारों से उसका स्वागत हुआ। और इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में घायल होने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। हाँ, और इसी साल नेहरू रिपोर्ट भी पेश की गई थी। लाला जी की मौत ने पूरे देश में, खासकर नौजवानों में, जबरदस्त गुस्सा भर दिया। और 1929 ये एक ऐसा साल था जहां ये गुस्सा और आजादी की चाह अपने चरम पर पहुंची। बहुत बड़ा साल था। शारदा अधिनियम के जरिए बाल विवाह पर रोक लगी और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि जैसा उन्होंने कहा, बहरों को सुनाने के लिए। और साल के अंत में लाहौर में रावी नदी के किनारे कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया। पूरी आजादी। अब लक्ष्य सिर्फ सुधार या स्वशासन नहीं, बल्कि पूरी आजादी थी। और 1930 में इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया। बिल्कुल। 26 जनवरी को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और फिर गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा से नमक कानून तोड़ा। इस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन बुलाया, जिसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया। फिर 1931 में गांधी इरविन समझौते पर दस्तखत हुए। हाँ, जिसके बाद आंदोलन रोक दिया गया और गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने लंदन गए। लेकिन इसी साल 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई, जिससे पूरा देश शोक और गुस्से में डूब गया। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी बेनतीजा रहा। बिल्कुल। 1932 में भारत लौटते ही गांधी जी को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इसी बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इसमें दलितों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था। हाँ, गांधी जी को लगा कि ये हिंदू समाज को हमेशा के लिए बांटने की साजिश है और उन्होंने इसके खिलाफ जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। और इस अनशन को खत्म कराने के लिए ही गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। सही। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैचारिक टकराव और समाधान था। इसी साल तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी हुआ, जो पूरी तरह विफल रहा। और 1933 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह खत्म हो गया। इन सब आंदोलनों और सम्मेलनों का नतीजा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के रूप में सामने आया। अच्छा। ये एक बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था, जिसने प्रांतीय स्वायत्तता का नींव रखी। इसी कानून के आधार पर 1937 में चुनाव हुए और कांग्रेस ने 7 प्रांतों में सरकारें बनाई। मतलब भारतीयों के लिए शासन चलाने का एक बड़ा अनुभव था ये। हाँ, और 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। लेकिन 1939 में सब कुछ फिर बदल गया। वैचारिक मतभेदों के चलते सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और 1 सितंबर को दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। हाँ, और वायसराय ने भारत को बिना पूछे युद्ध में झोंक दिया। इसके विरोध में सभी कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। इस राजनीतिक खालीपन का फायदा मुस्लिम लीग ने उठाया होगा। बिल्कुल। 1940 में अपने लाहौर अधिवेशन में लीग ने पहली बार पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया। तो विभाजन की मांग अब खुलकर सामने आ गई थी। हाँ, दूसरी तरफ कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। 1941 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का निधन हुआ और सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की नजरबंदी से भागकर बर्लिन पहुंच गए। 1942 तक युद्ध का दबाव बहुत बढ़ गया था। जापान भारत के दरवाजे तक पहुंच चुका था। ऐसे में अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा, लेकिन उसके प्रस्तावों को कांग्रेस ने ठुकरा दिया। और इसके बाद अगस्त में बंबई में कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। अगली सुबह ही गांधी जी समेत सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। इसके जवाब में 1943 में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया। विभाजन की राजनीति अब अपने चरम पर थी। 1944 में लॉर्ड वेवेल नए गवर्नर जनरल बने। 1945 में युद्ध खत्म होने के बाद शिमला में एक सम्मेलन हुआ जो बेनतीजा रहा। लेकिन इसी साल लाल किले में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चले मुकदमे ने पूरे देश में देशभक्ति की एक ऐसी लहर पैदा की जिसने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। और शायद आखिरी झटका 1946 में बंबई में हुए नौसेना विद्रोह ने दिया। सही बात है। जब भारतीय सैनिक ही बगावत करने लगे तो अंग्रेज समझ गए कि अब भारत पर राज करना मुमकिन नहीं है।
फिर ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजने की घोषणा की, जो 24 मार्च को दिल्ली पहुंचा। और आखिरकार 1947। हाँ, आखिरकार ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 से पहले भारत छोड़ने की घोषणा कर दी। लॉर्ड माउंटबैटन भारत के आखिरी वाइसरॉय बनकर आए। 3 जून को माउंटबैटन योजना पेश हुई, जिसमें भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया गया था। हाँ, और 4 जुलाई को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश हुआ और 15 अगस्त को आधी रात को भारत आजाद हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। आजादी के बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। और सी राजगोपालाचारी भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। 1949 में 26 नवंबर को हमारी संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकार किया। और 1950 में 26 जनवरी को इसी संविधान को लागू किया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। इस तरह एक लंबे और मुश्किल संघर्ष के बाद एक नए भारत का जन्म हुआ। तो ये था 1857 से 1950 तक का एक तूफानी सफर। हमने देखा कि कैसे विद्रोह, सुधार, आंदोलन और कानूनों की एक लंबी श्रृंखला ने भारत की आज़ादी की कहानी को शक्ल दी। ये सिर्फ तारीखों का खेल नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के बनने की दास्तां है। बिल्कुल, ये यात्रा हमें सिखाती है कि आज़ादी किसी एक घटना का नतीजा नहीं थी। हाँ, बल्कि इसमें नरमपंथियों का धैर्य, गरमपंथियों का जुनून, क्रांतिकारियों का बलिदान और गांधी जी का सत्याग्रह सब कुछ शामिल था। हर तारीख के पीछे एक कहानी और एक सबक है। अगर अपने अधिकार और इतिहास को इसी तरह गहराई से जानना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चर्चा को लाइक करें और नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। 1929 में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित होने के बावजूद भारत को वास्तविक स्वतंत्रता मिलने में 18 साल क्यों लग गए? बहुत अच्छा सवाल है। वे कौन सी प्रमुख घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं थीं जिन्होंने इस प्रक्रिया को सबसे ज्यादा प्रभावित किया? अपने जवाब नीचे कमेंट्स में लिखिए। अगली बार मिलते हैं